इंडिया एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है। हम रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स भी अपग्रेड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अपग्रेड कर रहे हैं और बहुत सारे मेजर स्टेप्स ले रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के हिसाब से इंडिया का पावर कैपेसिटी 2027 तक 609 गीगावाट्स तक पहुंच सकता है और 2030 तक 900 गीगावाट्स तक। लेकिन ये ट्रांजिशन सस्ता नहीं है। अपने गोल तक पहुंचने के लिए हमें फाइनेंशियल ईयर 26 से फाइनेंशियल ईयर 32 तक लगभग 32 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल स्पेंडिंग करना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में इन प्रोजेक्ट्स का लगभग 75% डेट से फंड होता है। मतलब हमारे करंट प्लान्स के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए के लोन्स लगेंगे। लेकिन ट्रेडिशनल बैंक्स इस ट्रांजिशन को फंड नहीं करना चाहते और उनके पास ऐसा करने का कारण भी है। कुछ साल पहले ही इंडिया के पावर कंपनीज ने इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को 1.74 लाख करोड़ रुपीस के एनपीएस या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ फंसा दिया था। बैंक्स को इन एनपीएस से रिकवर करने में लगभग 10 साल लगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने के लिए फंड्स आते कहां से हैं? आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैसे इस फंडिंग के लिए एक नया सेक्टर बन रहा है। फिर हम इस फंडिंग से रिलेटेड पॉलिसी के बारे में भी समझेंगे। हम इस सेक्टर के 3 मेजर प्लेयर्स के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज या पीआईएफसीज के बारे में समझते हैं। ये गवर्नमेंट बैक कंपनीज होते हैं जो प्योरली पावर प्रोजेक्ट्स फंड करने के लिए बनाए जाते हैं। इस सेक्टर के 3 बड़े कंपनीज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या पीएफसी, आरईसी लिमिटेड या आरईसी और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या आईआरईडीए हैं। ये कंपनीज इंडिया के पावर प्रोजेक्ट्स के प्राइमरी लेंडर्स बन चुके हैं। मार्च 2025 तक इंडिया के पावर सेक्टर डेट का 52% इन कंपनीज से आया। बैंक्स का इस सेक्टर के फंडिंग में से शेयर कम हो रहा है और पीआईएफसीज इनकी जगह ले रहे हैं। 2020 से 2025 तक पीआईएफसीज के लोन बुक्स का सीएजीआर लगभग 11.5% था। ये एक छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन 2010 से 2020 तक के पीरियड में पावर सेक्टर स्टैग्नेंट था और इसमें डी ग्रोथ तक हो रही थी। इस कंपैरिजन में 11.5% का सीएजीआर एक काफी बड़ा जंप है। इस पीरियड में इन तीनों कंपनीज ने अपने बोरोअर्स में एक चेंज लाया। ज्यादातर लेंडिंग ट्रेडिशनल थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को जाता था, लेकिन अब ये बदल रहा है। 2020 में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स टोटल पोर्टफोलियो का 10% थे। 2025 तक ये नंबर 17% तक बढ़ा है। इस सेम पीरियड में पावर प्लांट्स को दिए गए लोन्स टोटल लोन्स के 50% से 27% तक गिर गए। ट्रेडिशनली पीआईएफसीज ज्यादातर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, स्टेट जनरेशन कंपनीज जैसे गवर्नमेंट ओन यूटिलिटीज को ही लोन्स देते हैं। ये गवर्नमेंट ओन बॉडीज अभी भी पीआईएफसीज के लोन बुक का 80% है, लेकिन इसमें भी एक शिफ्ट आ रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स को अब पीआईएफसीज के लोन्स का 15 to 20% जाता है। 5 साल पहले ये नंबर 10% था। ये चेंज रिन्यूएबल एनर्जी के इकोनॉमिक्स में इंप्रूवमेंट के कारण आया है। और तो और एनर्जी ट्रांजिशन और बेटर फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट पुश के कारण प्राइवेट डेवलपर्स एक्टिव हुए और ये क्रेडिट वर्दी भी लगने लगे। इसके कारण एनबीएफसीज और बैंक्स इन्हें लोन्स देने में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। लेकिन इस सेक्टर के लेंडिंग में ग्रोथ का कारण क्या है? ये बस ऑर्गेनिक मार्केट ड्रिवन डिमांड का रिजल्ट नहीं है। इस ग्रोथ में पॉलिसी चेंजेस का भी हाथ है। रिसेंट सालों में गवर्नमेंट ने कई स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ताकि पावर सेक्टर रिवाइव या रिफॉर्म हो सके। पीएफसी और आरईसी जैसी कंपनीज इन स्कीम्स के नोडल फाइनेंसिंग एजेंसीज जैसे काम करते हैं। मतलब ये कंपनीज इन स्कीम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो कंपनीज इन स्कीम्स का पार्ट बनना चाहती हैं, पीएफसी और आरईसी जैसी कंपनीज इनके लिए पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। जैसे कोविड के दौरान डिस्कॉम्स को बेल आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम या एलआईएस और लेट पेमेंट स्कीम या एलपीएस लॉन्च किया था। इन दोनों स्कीम्स का गोल डिस्कॉम्स को उनके अनपेड बिल्स पे करने में मदद करने का था। इन स्कीम्स के पैसे पीएफसी और आरईसी ने ही डिसबर्स किए। उनके बुक्स में ये उनके लोन डिसबर्समेंट में एक बड़े ग्रोथ जैसा दिखा, लेकिन ये गवर्नमेंट का एक वन ऑफ प्रोग्राम था। पीआईएफसीज के रीसेंट ईयर्स के लोन बुक ग्रोथ का कारण ऐसे स्कीम्स ही थे। जैसे जैसे ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स खत्म हो रहे हैं, अब एक नया पॉलिसी आ रहा है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम या आरडीएसएस। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करके और वायर्स और सब स्टेशंस को अपग्रेड करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव करना चाहती है।
इस बार भी पीएफसी और आरईसी इस स्कीम के नोडल एजेंसीज हैं और इसका इम्पैक्ट इनके फाइनेंशियल्स में भी दिखा। जैसे पीएफसी ने लेट 2023 तक ही कई आरडीएसएस प्रोजेक्ट्स के लिए 1.17 लाख करोड़ रुपीस तक के लोन्स अप्रूव किए हैं। चलिए अब पीआईएफसी सेक्टर के तीनों मेजर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले पीएफसी से शुरुआत करते हैं। ये तीनों प्लेयर्स में से सबसे बड़ा है और आरईसी का पेरेंट भी है। कंपनी के लोन बुक में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। रिसेंटली कंपनी ने नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी फंड करना स्टार्ट किया है। पीएफसी ने रिसेंटली अच्छे रिजल्ट्स भी रिपोर्ट किए। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,816 करोड़ रुपीस था। ये पिछले साल से 17% ज्यादा और कंपनी का आज तक का बेस्ट प्रॉफिट है। कंपनी का लोन बुक लगभग 11.43 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ा। सितंबर 2025 तक ये एक ईयर ऑन ईयर 10% ग्रोथ था। इस ग्रोथ का कारण रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का फंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आरडीएसएस जैसे स्कीम्स के अंडर डिसबर्समेंट्स था। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में लेंडर होने के बावजूद कंपनी का एसेट क्वालिटी काफी अच्छा है। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.45% तक गिरा। ये बस एक साल में एक 117 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। इस इंप्रूवमेंट को अचीव करने के लिए कंपनी ने कुछ लॉन्ग स्ट्रेच पावर प्रोजेक्ट्स रिजॉल्व किए और पास्ट ड्यूज भी रिकवर किए। और तो और कंपनी का नेट एनपीए 0.3% थे, मतलब ना के बराबर। और कंपनी ने ये अचीव कैसे किया? पीएफसी अपने स्टेट एंटिटीज के हैवी एक्सपोजर से बेनिफिट करता है। जब इन लोन्स में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये या तो रीस्ट्रक्चर हो जाते हैं, नहीं तो इन्हें स्टेट गारंटी मिलता है। ये कभी भी बैड लोन्स नहीं बनते, चाहे इनके पेमेंट्स कितने भी टाइम के लिए पेंडिंग क्यों ना हो। प्योरली कमर्शियल लेंडर्स ऐसे बोरोअर्स को एनपीए कंसिडर करते हैं। तो पीएफसी के 1.45% एनपीए का ये मतलब है कि स्टेट यूटिलिटीज को दिए लोन्स प्रोटेक्टेड होते हैं। कंपनी का रिस्क इनके प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में ज्यादा विजिबल है, जहां इसका एनपीए 7.7% से भी ज्यादा है। पीएफसी अपना लेंडिंग इंडिया के एनर्जी ट्रेंड के साथ शिफ्ट कर रहा है। कंपनी अभी भी बड़े थर्मल प्लांट्स फाइनेंस करती है, लेकिन ऐसे प्लांट्स अब ज्यादा बन नहीं रहे हैं। पीएफसी के मैनेजमेंट ने भी कहा कि कंपनी का ग्रोथ इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर से आ रहा है, लेकिन इन लोन्स पे यील्ड्स थोड़े कम हैं और इस सेगमेंट को फंड करने में कंपटीशन भी काफी स्ट्रांग है। चलिए अब बात करते हैं आरईसी की। कंपनी ने हिस्टोरिकली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फाइनेंस करने में फोकस किया है। कंपनी के टोटल लेंडिंग का 88% ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में जाता है। कंपनी गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स की ट्रस्टेड फाइनेंसियर रही है। कंपनी गवर्नमेंट के 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव की नोडल एजेंसी भी थी। अब कंपनी आरडीएसएस की नोडल एजेंट भी है। मतलब आरईसी का ग्रोथ गवर्नमेंट पॉलिसी पुश से लिंक्ड है। पीएफसी की तरह ही आरईसी के लोन बुक का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट कंपनीज का है। आरईसी के लेंडिंग का 86% इन कंपनीज को जाता है। कंपनी के लोन्स का एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को जाता है। लेकिन आरईसी नए पावर सेगमेंट्स में भी एंटर कर रहा है। कंपनी एक महारत्न पीएसयू है, तो इसका फुटप्रिंट अब अलग अलग सेगमेंट्स में दिख रहा है। इनफैक्ट आरईसी का डाइवर्सिफिकेशन पीएफसी से भी ज्यादा है। कंपनी के पोर्टफोलियो का लगभग 12% अब नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेट्रोज, पोर्ट्स और दूसरे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को जाता है। पीएफसी के टोटल लेंडिंग का बस 3% इन प्रोजेक्ट्स को जाता है। पीएफसी की तरह ही आरईसी का भी फाइनेंशियल ईयर 26 का हाफ ईयर अच्छा था। कंपनी के बोरोइंग कॉस्ट्स कम थे और कंपनी के क्रेडिट लॉसेस भी कम ही रहे। इसके कारण कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। कंपनी का पैट ईयर ऑन ईयर 19% बढ़ा और 8,877 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का लोन बुक ईयर ऑन ईयर 7% बढ़ा और 5.82 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ये एक वीक ग्रोथ नंबर लग सकता है, लेकिन ये कंपनी के ऑलरेडी बढ़े हुए नंबर्स पे ग्रोथ है, तो एब्सोल्यूट अमाउंट्स और बड़े हो सकते हैं। पीएफसी की तरह ही आरईसी को भी इसी बात का फायदा मिलता है कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को दिए गए लोन्स बैड डेट्स नहीं बनते। इसके कारण कंपनी का एसेट क्वालिटी अच्छा दिखता है। कंपनी के नेट इंपेयर्ड एसेट्स उनके लोन्स का बस 0.24% है और ग्रॉस एनपीएज लगभग 1%। अब बात करते हैं आईआरईडीए की। ये इन तीनों कंपनीज में से सबसे छोटा है। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर काम करती है और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स पे फोकस करती है। कंपनी सोलर, विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स फंड करती है और ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट्स में भी अब फोकस कर रही है। लेकिन आईआरईडीए के ऑपरेशन में एक बड़ा डिफरेंस है। पीएफसी और आरईसी गवर्नमेंट कंपनीज को लोन्स देते हैं, लेकिन आईआरईडीए के बोरोअर्स ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर से हैं। कंपनी कुछ पब्लिक सेक्टर रिन्यूएबल्स जैसे सोलर पार्क्स फंड करती है। इसके कारण आईआरईडीए का बिजनेस ज्यादा स्पेशलाइज्ड भी है और इसका क्रेडिट रिस्क भी ज्यादा है। जैसे जैसे इंडिया अपना इलेक्ट्रिसिटी मिक्स बदल रहा है, आईआरईडीए ग्रो कर रहा है। सितंबर 2025 तक कंपनी का लोन बुक ईयर ऑन ईयर 31% बढ़ा
और 84,477 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इस इंक्रीज लोन बुक और स्टेबल इंटरेस्ट स्प्रेड्स के साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर लगभग 52% बढ़ा। मतलब IREDA तीनों मेजर प्लेयर्स में से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ PIFC है। लेकिन कंपनी का बॉटम लाइन ग्रोथ वीक था। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बस 3% बढ़ा और 796 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। यह हायर प्रोविजंस या बोरोइंग कॉस्ट का रिजल्ट हो सकता है। आंध्र प्रदेश में टैरिफ इशू से रिलेटेड एक कोर्ट ऑर्डर के कारण IREDA का एक बोरोअर मिड 2025 में एक NPA बन गया। इसके कारण IREDA को शायद एक अलग प्रोविजन बनाना पड़ा होगा। ये IREDA के बिजनेस के एक बड़े हिस्से को दिखाता है। ये काफी तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन इसके लोन बुक्स में थोड़ा स्ट्रेस है। कंपनी का ग्रॉस NPA 3.2% के आसपास है। ये PFC और REC के लगभग 1% से काफी ज्यादा है। ये एक नए सेगमेंट में एंटर कर रहे प्राइवेट प्लेयर्स को लोन देने का रिजल्ट है। ये तो IREDA का चैलेंज था। एक्चुअली पूरे PIFC सेक्टर में भी 3 मेजर चैलेंजेस हैं: पॉलिसी ड्रिवन लेंडिंग पे डिपेंडेंस, लो NPAs का रियल इम्पैक्ट और प्रॉफिट मार्जिन्स का सैचुरेशन। चलिए इन तीनों चैलेंजेस को भी समझते हैं। सबसे पहले पॉलिसी ड्रिवन लेंडिंग पे डिपेंडेंस। जैसा मैंने बताया, PFC और REC के ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट स्कीम से आया। इनमें से कई बस वन ऑफ या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स थे। जब ये स्कीम्स खत्म हो जाते हैं तो इनके अंडर डिसबर्समेंट्स भी रुक जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में LPS स्कीम के कारण इन कंपनीज के लोन बुक्स को बड़ा बूस्ट मिला, लेकिन ये लंप सम इमरजेंसी लोन्स थे। वैसे ही RDSS भी फिलहाल बहुत लोन्स फंड कर रहा है, लेकिन इसका एक फिक्स टाइमलाइन और आउटले है। इन स्कीम्स पे डिपेंडेंस के कारण इन कंपनीज के नंबर्स अनस्टेबल हो जाते हैं। तो अगर लगातार नए स्कीम्स नहीं आते रहते तो PIFCs के ग्रोथ में स्लो डाउन आ सकता है। दूसरा चैलेंज है लो NPAs का रियल इम्पैक्ट। गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज से एक्सपोजर के कारण PFC और REC के NPAs कम होते हैं, क्योंकि इन लोन्स में स्टेट एंटिटीज की गारंटी होती है। तो ये लोन्स कभी NPAs बनते ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंपनीज पे NPA का स्ट्रेस नहीं है। ये स्ट्रेस बस रिपोर्ट नहीं किया जाता है। जैसे कई डिस्कॉम्स का फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है, लेकिन इन्हें PFC और REC से जो लोन्स मिले हैं उन्हें स्टैंडर्ड माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि PFC या REC को अपने पैसे टाइम पे मिल जाएंगे। कंपनीज को हेडलाइन नंबर से आगे भी एसेट क्वालिटी मॉनिटर करना होगा। इनफैक्ट IREDA का 3% का हायर NPA ये दिखाता है कि पावर सेक्टर के कुछ हिस्सों में एक्चुअल स्ट्रेस होता है। तीसरा चैलेंज है प्रॉफिट मार्जिन्स का सैचुरेशन। PFC और REC के रीसेंट ईयर्स के लगभग 3.5% to 3.6% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हेल्दी है। कंपनीज को लो फंडिंग कॉस्ट्स और अच्छे यील्ड्स का फायदा मिला है, लेकिन फ्यूचर में इन मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ सकता है। जैसे जैसे नए लेंडर्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा। हमें ये PFC के यील्ड ऑन एसेट्स में भी दिखा। एक और फैक्टर है इंटरेस्ट रेट साइकिल। अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज या कम होते हैं तो PIFCs के एसेट यील्ड्स कम हो सकते हैं। लेकिन अगर इन कंपनीज ने पहले ही हायर रेट्स लॉक इन कर लिए हो तो इनके बोरिंग कॉस्ट्स कम होने में एक टाइम लैग आ सकता है। इससे इनके मार्जिन्स कम हो सकते हैं। तो PFC, REC और IREDA लेंडर्स तो हैं, लेकिन इन पे कई एक्सटर्नल फोर्सेस का इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, एनर्जी ट्रांजिशन प्रायोरिटीज और स्टेट यूटिलिटी कंपनीज का फाइनेंशियल हेल्थ। आपको क्या लगता है, रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ का इन कंपनीज पे कैसे इम्पैक्ट होगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।